नमस्कार। सिटी केबल के दर्शकों को मैं सतीश अग्रवाल अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, हमारी नियमित स्वास्थ्य विषयक श्रृंखला हेल्थ केयर में हम स्वास्थ्य विषय की समस्या को लेकर विशेषज्ञों द्वारा उनसे मार्गदर्शन हासिल करते हैं। हम सभी जानते हैं हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है हृदय यानी हार्ट। इसका काम होता है कि पूरे शरीर का रक्त होता है, ब्लड होता है, वो वहाँ पर हार्ट में आता है और वहाँ से हार्ट इसे पूरे शरीर में पंप करता है। अब ये पंपिंग स्टेशन में अगर कहीं कोई खराबी आ जाए तो शरीर पे इसके परिणाम होते हैं। और जो हार्ट ये पूरे शरीर को ब्लड पहुंचा रहा है, किसी कारण से हार्ट में अगर ब्लड कम हुआ, पहुंचना कम है तो हार्ट को खुद को तकलीफ होती है और इसे साधारण भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं, मेडिकल की भाषा में माइयोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। हमारे पिछले सत्र में हमें डॉक्टर श्री गोपाल जी राठी द्वारा इनके लक्षणों की और प्राथमिक उपचार की जानकारी हासिल की। आज इसी विषय पर हमारे साथ शहर की जानी मानी हृदय रोग चिकित्सक डॉक्टर अर्चना तापड़िया उपस्थित है। आपका इस स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर अर्चना जी ने अपनी MBBS की और उसके बाद MD की पढ़ाई नागपुर स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से की और उसके बाद कार्डियोलॉजी यानी हार्ट डिजीज में जो DM की पढ़ाई होती है वो मुंबई स्थित नायर हॉस्पिटल से प्राप्त की। मैम, हम विषय पे आते हैं और जिस तरह से हमने देखा है कि अगर कहीं पर हार्ट अटैक हो जाए तो तुरंत दवाखाने में लिया जाता है, ICU में भर्ती करते हैं और उसका आगे का उपचार शुरू होता है। पर बहुत बार समस्या ये हो सकती है कि जहाँ पर मरीज को कहीं कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है या प्राथमिक चिकित्सा घर के लोगों ने या रिश्तेदारों ने करनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में आप उन्हें क्या सलाह देंगी? छाती में दर्द होना ये हर किसी के लिए बहुत ही डर की बात रहती है। अब ऐसा है कि अगर किसी को घर पे छाती में दर्द हो रहा है तो सबसे पहले आप उसके कपड़े ढीले कर दीजिए और उसे पंखे के नीचे बिठाइए और बिठा दीजिए उसे। आम धारणा ये रहती है कि किसी को तकलीफ़ हो रही तो लेट जाओ, पर अगर वास्तव में हार्ट अटैक है तो आपको बिठाना चाहिए, क्योंकि इससे लिटाने से हार्ट पे और लोड बढ़ जाता है। तो आप बिठा दो और फिर आगे आप पूछ सकते हो पेशेंट को कि भाई सांस लेने में तकलीफ़ हो रही क्या। अगर वो बोल रहा है कि उसकी कुछ धड़कन अनियमित लग रही है या उसे कुछ चक्कर आ रहे हैं तो आप उसे बोलिए कि लंबी लंबी सांस लें और 3-4 बार खांसी करें। ये अकेले चीज़ से ही उसकी जान बच सकती है। दूसरी चीज़, अगर वो पहले से ही हार्ट का पेशेंट हो या वृद्ध हो तो बहुत करके 90% ये हार्ट अटैक ही होना चाहिए। तो आप अगर उपलब्ध है तो टैबलेट सॉर्बिट्रेट की गोली रहती है 5 मिलीग्राम की, तो ये आधी गोली जीभ के नीचे दे दीजिए। अगर दर्द कम नहीं होता है तो आप 10 मिनट के बाद और आधी गोली दे सकते हैं। तो संक्षेप में हम ऐसा माने कि अगर किसी को पहले से हार्ट की बीमारी हो, नहीं भी हो और उम्र अगर ज़्यादा हो तो छाती में दर्द को हम हार्ट अटैक मान के ही चलें और प्राथमिक उपचार शुरू कर दें? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि क्या है कि दोनों चीज़ें हो सकती है। टैबलेट सॉर्बिट्रेट है तो वो अच्छी भी है, पर उसका मतलब जहाँ उसका सेवन ज़रूरी नहीं है वहाँ करेंगे तो ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप होता है, पेशेंट बेहोश भी हो जाता है। तो इसलिए कैसा है कि अगर आपके आसपास में कोई हॉस्पिटल नहीं है, टाइम है हॉस्पिटल में पहुँचने को, तो डेफिनेटली सॉर्बिट्रेट ले लीजिए, वरना फिर पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, वो बताएंगे आगे क्या करना है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। और अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ हार्ट अटैक और इस तरह की बातें आती हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिनकी हमारी सामान्य जनता में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। उदाहरण के तौर पर एंजियोग्राफी। तो एंजियोग्राफी होती क्या प्रोसीजर है और किस समय में वो ज़रूरी होती है? इसके पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जब छाती में दर्द होता है और अपन हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करता है, हिस्ट्री लेता है और फिर आपके ECG करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। अगर वो नॉर्मल आती है तो 90% आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, पर हाँ 10% फिर भी डॉक्टर को संभावना लगे तो वो आपको एडमिट करते हैं ताकि आपके आगे के ECGs करके देख सके कि भाई कुछ बढ़ रहा है क्या। अगर ECG में पहले ही चेंज है
तो फिर ऐसा संभावना होता है कि भाई आपकी कहीं ना कहीं जो आर्टरी है जो हार्ट को सप्लाई कर रही है वो ब्लॉक हो रही है। तो इसमें अपन इस स्थिति में अपन पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं और पेशेंट को इंजेक्शंस देते हैं जो कि यूजुअली 5 दिन तक चलते हैं, जिससे कि उनका ब्लड क्लॉट जो है वो अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाए। अब ये ब्लड क्लॉट कितना डिज़ोल्व हुआ है या नहीं, क्या स्थिति है, ये मालूम करने के लिए अपने को एंजियोग्राफी करना ज़रूरी होता है। ये प्रोसीजर क्या होती है? अब मैं ये इसको एक डायग्राम के हिसाब से आपको बताऊंगी कि ये अपना जो हार्ट है ये मध्य भाग में स्थित है, ठीक है। और इसको ऐसे, अब मैं इधर बता रही हूँ कि इसमें ऐसे 3 है नस जो इसको सप्लाई कर रहे हैं। अगर इसमें कहीं पे भी ब्लॉक आता है तो अपन देखते हैं एंजियोग्राफी द्वारा। एंजियोग्राफी में क्या है कि या तो अपन यहाँ पैर की नस से लेते हैं या यहाँ पे हाथ की नस से लेते हैं, और यहाँ से अपन एक वायर डालते हैं और इसमें डाई डालते हैं, और जैसे कि एक्सरे निकालते हैं वैसे एक्सरे निकाल के देख लेते हैं कि भाई ब्लॉक कहीं पे है और कितने हैं ये तीनों वेसल्स में। इसको एंजियोग्राफी कहते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं और अधिकतर लोगों में इससे कोई परेशानी नहीं होती है। जैसे सादा आईवी लगाया वैसे एंजियोग्राफी होता है। दर्शक, डाई शब्द जिसका मैडम ने उपयोग किया है, इसका मतलब दवाई होती है जिस आईवी से जहाँ नस में से डाल रहे हैं, तो वो दवाई के द्वारा ये सब नसें ओपेक हो जाती हैं, मतलब सफ़ेद हो जाती हैं साधारण भाषा में कहें, और उसके हिसाब से कि वहाँ पर कोई ब्लॉक हो, अगर कोई रुकावट हो, अड़चन हो तो दिख जाती है। इसी को एंजियोग्राफी कहते हैं। बिल्कुल। एक दूसरे से रिलेटेड जो शब्द आता है एंजियोप्लास्टी, और बहुत बार लोगों में कंफ्यूजन है कि ये होता क्या है, इस बारे में आपका मार्गदर्शन। अब ये ब्लॉक तो अपन ने देख लिया है कि भी एंजियोग्राफी में ब्लॉक्स हैं। अब अगर ब्लॉक कम है और एक लिमिटेड जगह में ही है तो फिर अपन इसको एंजियोप्लास्टी द्वारा खोलते हैं। एंजियोप्लास्टी में फिर से अपन पैर से या हाथ से यहाँ से डालेंगे, और जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये ब्लॉक है, इसमें अपन यहाँ पे वायर डालते हैं, फिर यहाँ पे एक छोटा बलून रहता है उसे फुलाते हैं, बलून द्वारा ये ब्लॉक निकल जाता है और वहाँ पे फिर एक मेटल का स्प्रिंग जैसा मटेरियल बिठा देते हैं ताकि इधर दोबारा वो संकुचित ना हो। उसे एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग बोलते हैं। तो ये जहाँ एंजियोग्राफी से हमने ब्लॉक क्या है कितना ये पता लगा, एंजियोप्लास्टी से हमने उपचार पद्धति द्वारा उस ब्लॉक को कम किया। तो ये एक तरह की उपचार पद्धति। बिल्कुल बिल्कुल। एक दूसरा कन्फ्यूजन लोगों में है कि बाईपास सर्जरी, तो बाईपास सर्जरी होती क्या और किन रूप में ये आवश्यक होती है? अच्छा, अब बाईपास अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स है, अगर तीनों नसों में बहुत ज़्यादा ब्लॉक है तो फिर आप स्टेंटिंग कहाँ कहाँ करोगे, कितना मेटल डालेंगे बॉडी में। तो इसलिए कैसा है कि आम भाषा में अगर अपन बोले कि अगर एक रोड बंद हो जाता है तो आपको उसके लिए एक दूसरा बाईपास ढूंढना पड़ता है या गलियाँ ढूंढनी पड़ती है। तो अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉक है हर जगह में तो आप या तो हाथ की नस ले लेते हैं या पैर की नस ले लेते हैं या छाती के ले लेते हैं, और ये अगर यहाँ पे ब्लॉक है तो अपन यहाँ से एक नया बाईपास ट्रैक तैयार करते हैं जो ये ब्लॉक के आगे जाके उसको सप्लाई करता है, और हार्ट का फंक्शन और पंपिंग और ये सब सुधर जाता है और उसका सर्कुलेशन फिर से शुरू हो जाता है। तो एक तरह से हमने एक नया रास्ता तैयार किया है। बिल्कुल। और जो ब्लॉक था उसको हमने वैसे रहने दिया, नए रास्ते से ये सप्लाई शुरू हो गया है। बिल्कुल। और हार्ट का काम फिर से अपना शुरू हो गया। मैम, इतने सब हमने अगर मान लो प्रोसीजर किए हैं, उसके बाद भी कई लोगों को शिकायत होती है, कई लोगों को वापस कि फिर से अटैक हुआ है, तो आमतौर पर इसके कारण क्या होते हैं? पहला सबसे मेन कारण है कि भाई किसी के बॉडी में वो वैसा रहता ही है कि दोबारा ब्लॉक होने की संभावना होती है। तो इससे क्या है कि अगर स्टेंट भी डाले तो एक आधी बार दोबारा ब्लॉक हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि लोग आमतौर पे क्या करते हैं कि 6 महीने 5 महीने ऐसे सब प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे, सूप पिएंगे, स्मोकिंग छोड़ेंगे, टोबैको छोड़ देंगे और थोड़े दिन बाद सब वैसे ही शुरू कर देते हैं। तो इसलिए वो फिर से जब रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं तो ब्लॉक भी वापस आएगा ही। और तीसरी बात है कि यदि आप बराबर पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन्स ना लें, मेडिसिन्स तो लेते हैं पर पर्याप्त मात्रा, ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि अगर ना ले तो ये ब्लॉक दोबारा आने ही वाला है। दर्शकों, एक बहुत ही दिलचस्प और सार्थक चर्चा हार्ट डिजीज़ और उससे संबंधित प्रोसेस पर चल रही है।
हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर अर्चना तापड़िया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।